My dear students of 7th standard, I, Selvin George, from Bachman and 7-star Convent School, going to start a chapter in history. The first chapter we have already started with many points. Today's point is region and empire. What do you mean by regions? रीजन्स का मतलब क्या होता है? एम्पायर का मतलब क्या होता है? इलाके, अलग अलग क्षेत्रफल। एम्पायर का मतलब राज्य। संस्कृत में एक वर्ड है पराशस्ती, इसका मतलब था प्रेजिंग ऑफ दिल्ली सुल्तान गैसुद्दीन बलबन। इसका राज था 1266 टू 1287 के बीच में। इनकी कहा जाता है कि इनकी वास्ट एम्पायर था, बड़ा एम्पायर था। ये बंगाल के गौदा ईस्ट टू गजना इन अफगानिस्तान इन वेस्ट, और साउथ इंडिया में पूरा द्राविड़, केरला, कर्नाटक आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब पर इनका राज था। पूरे इन सब चीज़ों एरियाज़ पे इनका राज था। ऐसे वो संस्कृत में वर्ड प्रेजिंग की गई है, लेकिन हिस्टोरियंस इसे कुछ ज़्यादा मानते हैं। ये पूरा भारत पे उनका राज था, बंगाल से लेके अफ़गानिस्तान तक और कश्मीर से लेके साउथ इंडिया तक। बट हिस्टोरियंस सोचते हैं कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर एग्जैगरेटेड है। एग्जैगरेटेड का मतलब है कि कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं लोग, एग्जैगरेटेड। अमीर खुसरो एक नोटेड कवि थे, लेखक थे। 1318 में उन्होंने हमारे देश की कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बात की है। लैंग्वेजेस जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देव समुद्री, साधन कर्नाटक, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजरारी इन गुजरात, महाबरी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाल। ऐसे कुछ उनके लैंग्वेजेस थे। डिफरेंट लैंग्वेजेस एरिया के हिसाब से ये पनपे थे। कॉमन ये संस्कृत किसी का कॉमन लैंग्वेज नहीं था, लेकिन पूरे लोग जानते थे और ये पुराना ओल्ड लैंग्वेज था। और जो लोग इसे जानते थे वो ब्राह्मण्स थे, और ब्राह्मण्स लोग के इनके कारण इज्जत बढ़ जाती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ये ब्राह्मण्स जानते थे। बाय 700 तक हमारे देश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटी बन गई थी। जोग्राफिकल डायमेंशन, एक ही प्रकार के लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ के लोगों के लिए। जैसे कि साउथ इंडिया में तमिल था, केरला थे मलयाली थी, तमिल्स थे। वैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। ऐसे उस एरियाज़ में पहले ये अलग अलग एरियाज़ तो नहीं मानी जाती थी, लेकिन उस पर्टिकुलर एरियाज़ में जोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से वहाँ की लैंग्वेज भी थी और वो पनप चुकी थी। और वहाँ के जो डायनेस्टीज़ थे और जो रूल करते थे, उन्होंने उस चीज़ को अधिकार भी करके रखा था। कुछ बड़े डायनेस्टीज़ थे जैसे कि चोलास, खिलजीज, तुगलक्स और मुगल्स। इन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतें पूरा इंडिया पैन रीजनल यानी फुल बड़े से एरियाज में इन्होंने राज किया था। अब देखना पड़ेगा कि इसमें से कितने राजा, कितने वंश यानी कितने डायनेस्टी, कितने बड़ा राज किए थे। एग्जाम्पल है खिलजी और मुगल डायनेस्टी को देख लो। मुगल डायनेस्टी सबसे बड़ा राज कर रही थी हमारे देश में, करीबन बहुत सालों तक राज किया उन्होंने। वैसे ही मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी आते आते इनका रीजनल पूरा मतलब जो पैन इंडिया था, पूरे देश में जो राज करते थे वो कम होने लगा। और वहाँ के जो राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने अपने अपने देश बना ली, अपने अपने राजगद्दी फिर से वैसे हासिल कर दी जैसे ये बड़े बड़े डायनेस्टीज़ आने के पहले थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, जब 18th सेंचुरी में आते थे इन्होंने सब मिक्स हो चुके थे,
क्योंकि पैन इंडिया बहुत बड़े बड़े, जैसे कि मुगलों के राज्य में हम लोग ने करीबन बहुत सालों तक राज मुगलों ने किया, तो पूरा पैन इंडिया बन चुका था, हमारी इकोनॉमी बदल चुकी थी, हमारे यहाँ समाज बदल चुका था, हर चीज़ बदल चुकी थी, पहले जैसे नहीं रह गए थे। और करीबन 700 to 1750 तक हमारे यहाँ डिफरेंट रीजन्स अलग अलग बड़े अलग अलग जगह पे बढ़ चुके थे, यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ अलग हो गए थे, और मतलब वहाँ कुछ लोगों ने, कुछ साम्राज्य ने कुछ एरियाज़ में अच्छी पनपे, कुछ एरियाज़ में उन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उनके अंदर उतनी तरक्की नहीं हुई। और इसी बीच में ओल्ड और न्यू रिलीजन्स की भी बात करते हैं। रिलीजन्स का मतलब होता है हमारा धर्म, नया और पुराना। हजारों सालों से हमारे यहाँ ये चेंजेस आए और धीरे धीरे ये चेंजेस आके रिलीजन्स में बदलने लगे। लोग इन्हें आप सुपर नेचुरल एजेंसी कहते थे। हर व्यक्ति किसी ना किसी को पूछता था, उसका प्राइवेट पार्ट था ये कि भाई मेरी मन की भावना थी कि मैं किसे पूछता हूँ, किस पर मेरा फेथ है, लेकिन फिर भी एक कलेक्टिवनेस आ गया और इसे ही कहते हैं रिलीजन। फर्स्ट सबसे पहला तो हम हिंदुज़म की बात करेंगे कि ये वो दौर था जहाँ हिंदुज़म में बहुत बदलाव आ रही थी, धीरे धीरे बदलाव आ रहा था हिंदुज़म में, और नए नए डेटीज़ थे, नए नए हम भगवानों को पूजा कर रहे थे, जैसे कि शिव थे, विष्णु थे, हाँ माएँ थी, दुर्गा थी, लक्ष्मी जी थे, सरस्वती जी थे, गणेश जी थे। ऐसे ये सारा एक लंबे वक्त में ये रिलीजन तैयार हुआ और ये सारा चीज़ें लिखी जाती थी संस्कृत में, और संस्कृत को आता था सिर्फ ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण इसके कारण हमारी सोसाइटी में सबसे लीड थे, उन्हें बहुत इज्जत दी जाती थी। और जो राजा भी आते थे वो भी ब्राह्मणों को बहुत इज्जत देते थे, कारण क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्राह्मणों को ज़्यादा हमें सुरक्षा देनी चाहिए। नए नए टेम्पल्स बनाए, नए नए रिचुअल्स बनाए, यानी हमारे पूजा करने के स्टाइल बदला, उन्होंने एक तौर तरीका बनाया ब्राह्मण्स ने, और इसे राजाओं ने भी पूरा साथ दिया। धीरे धीरे हमारे देश में माइग्रेंट्स यानी बाहर के लोग आने लगे। हमारी जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, जो बाहर जाके आते थे, पहली बार 7th सेंचुरी में इंडिया में कुरान को लेके आए। मुस्लिम्स, इन्हें मुस्लिम्स हम कहते हैं, जो अल्लाह को पूजते हैं, जो अल्लाह की दया और इस पे रहते हैं। लेकिन इनके हमारे देश में कोई पहले नहीं था, लेकिन ये बाहर मर्चेंट्स लेके आए, रूलर्स ले गए, 7th सेंचुरीज में ही आ गए थे, और मुस्लिम्स इस्लाम और उलेमास के बारे में वो जानते थे। जैसे इस्लाम था वैसे ही जैसे हिंदुइज़्म था वैसे ही इस्लाम था, और जैसे हिंदुइज़्म में कई तरीके के भगवानों को हम पूजा करते हैं, वैसे ही इस्लाम में भी उनके अंदर भेद थे, सुन्नी और शिया मुस्लिम आके ये मानते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो उनके पैगंबर थे, उनके जो दामाद हैं अली, वो उनके प्रॉफिट मोहम्मद के बाद उनके लीडर होने चाहिए थे, और सुन्नी मुस्लिम्स आके खलीफाओं के बात मानते थे। इन दोनों के कारण इनके विचारधारा अलग हो गई, और यही सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे समाज को अलग रिलीजन्स, अलग टाइम पे बोलने लगे। यही वक्त था जब हमारे देश में भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुई।